Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the operational control techniques of evaluation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टेक्निक of evaluation and control, and this is known as the operational control techniques of evaluation. क्या कॉन्सेप्ट है ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक्स का और कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स इसमें इंक्लूड की जाती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. पहले बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है. ऑपरेशनल कंट्रोल इज टू डू विद एलोकेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर. Hence, the operational control techniques are based on internal analysis as against external environment scanning or monitoring, which is under the jurisdiction of strategic control. These are quite usual or normal techniques and they are having to do with internal analysis. यानी कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है इसका जो मेन पर्पज है वो है रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना. एलोकेशन की हम जब बात करते हैं रिसोर्सेज के रेफरेंस में तब हम ऑपरेशनल कंट्रोल को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना जिससे कि इनका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंश्योर किया जा सके. इसके लिए हम ऑपरेशनल कंट्रोल को फोकस करते हैं. इसका मतलब जो ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनालिसिस पर बेस्ड होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं और मॉनिटर करते हैं जो कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल के अंडर में काउंट की जाती हैं. तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं और मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं. तो इसके लिए हम जिन पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक्स में इंक्लूड करते हैं. ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही नॉर्मल टेक्निक्स है और क्वाइट यूजुअल होती हैं और मेनली इनका पर्पस क्या होता है इंटरनल एनालिसिस को फोकस करना. यानी कि ये जो पर्टिकुलर टेक्निक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनालिसिस से प्रॉपरली रिलेटेड होती हैं और इनमें हम मेनली 4 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल टेक्निक्स, सेकेंड वन इज द नेटवर्क टेक्निक्स, थर्ड वन इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड फोर्थ वन इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो हम पहले बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल टेक्निक्स की. The financial techniques are mainly related to financial analysis of an organization. The different financial techniques are just like budgetary control, zero-based budgeting, financial analysis and Parta system. यानी कि जब हम फाइनेंशियल टेक्निक्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एनालिसिस से ये टेक्निक्स रिलेटेड होती है. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस को फोकस करते हैं तो हम इसको फाइनेंशियल टेक्निक्स के बेसिस पर फोकस करते हैं और डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल टेक्निक्स का इसमें यूज़ किया जाता है जैसे कि बजटरी कंट्रोल, जीरो बेस्ड बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, पार्टा सिस्टम. इन सारी टेक्निक्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एनालिसिस को एंश्योर किया जाता है और उसके बेसिस पर स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है और फिर इसको प्रॉपरली कंट्रोल भी किया जाता है. इनको हम मेनली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में इंक्लूड करते हैं. मेनली ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं जिनके बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एनालिसिस को पॉसिबल किया जा सकता है. दैट इज क्लियर. द सेकंड टेक्निक इज द नेटवर्क टेक्निक्स. द नेटवर्क टेक्निक्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड द मोस्ट कॉमन वर्जन्स आर PERT, CPM and networks. These are used extensively in allocation of resources to different projects where scheduling and its control is a must. The experts have been able to combine these network techniques with those of cost accounting to have effective operational control over projects. Namely,
देयर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। यानी कि जब हम नेटवर्क टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं तो ये ऑपरेशंस रिसर्च का एक पार्ट है। ऑपरेशंस रिसर्च एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है और इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में नेटवर्क टेक्निक्स का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट एंड कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन्स रहते हैं, एक होता है PERT और दूसरा होता है CPM। और इसके साथ साथ नेटवर्क को भी इसके कॉमन वर्जन में इंक्लूड किया जाता है। PERT का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा होता है, उसके रेफरेंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको दे रखी होती हैं। क्या करते हो, उनको आप इस तरीके से मैनेज करते हो एक्टिविटीज़ को, उसके लिए आप PERT और CPM टेक्निक का यूज़ करते हो और एक नेटवर्क मॉडलिंग को प्रिपेयर करते हो। इसके बेसिस पर रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया जा सकता है और एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमम वे में मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ PERT, CPM एंड नेटवर्क वर्जन्स। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स है, इनमें हमें रिसोर्सेज को एक्सटेंसिवली एलोकेट करना होता है। तो एक्सटेंसिवली रिसोर्सेज को एलोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जहां शेड्यूलिंग और कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, इन टेक्निक का यहां यूज किया जाता है। यानी कि PERT और CPM के बेसिस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रिसोर्सेज के एक्सटेंसिव एलोकेशन को एंश्योर किया जाता है, जहां हम शेड्यूलिंग और कंट्रोल को मेन कंपोनेंट के बेसिस पर फोकस करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स ने क्या करा है, इन नेटवर्क टेक्निक्स को कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में प्रॉपर्ली कंबाइन कर दिया है और कंबाइन करने के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग इफेक्टिव ऑपरेशनल कंट्रोल को भी अचीव कर रखा है। और जब इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को नेटवर्क टेक्निक के साथ में कंबाइन किया है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग भी टेक्निक्स को इसमें डेवलप किया गया है और किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग भी इन नेटवर्क्स में डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंट किया गया है। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क टेक्निक्स अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द थर्ड टेक्निक एंड दिस इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल वे में अगर बात की जाए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या फिर MBO, इट इज एन अप्रोच टू प्लानिंग दैट हेल्प्स टू ओवरकम some of the barriers. It was in 1954 for the first time management guru Dr. P.F. Drucker used it in his book The Practice of Management. Here he stated, managing by objectives is a strategy of planning and getting results in the direction that management wishes and needs to take while मीटिंग द गोल्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स। यानी कि जब हम मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या MBO की बात करते हैं तो ये प्लानिंग की उस अप्रोच को डिफाइन करता है जो पर्टिकुलर बैरियर्स को खत्म करने में, फिनिश करने में हेल्पफुल होती है। 1954 में सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर P.F. ड्रकर के द्वारा अपनी एक फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इस टर्म का यूज किया गया था। और यहाँ इन्होंने क्या कहा था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की उस स्ट्रेटजी को या उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है जहां रिजल्ट्स को मैनेजमेंट की विश और उनकी नीड्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अचीव किया जाता है। उनकी विश और नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को प्लान किया जाता है और मैनेजमेंट अपने पार्टिसिपेंट से गोल्स को
मीट आउट करने की कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसकी कुछ विशेस होती हैं, उसकी कुछ नीड्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अचीव करना, ये मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर पीएफ ड्रकर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया है? MBO is based on regular evaluation of performance against objectives that are decided mutually by juniors and seniors. By the process of consultation, objective setting leads to the establishment of a control system that operates on the basis of commitment and self-control. तो बहुत सिंपल वर्ड्स में डॉक्टर पीएफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्रेटजी या परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करा जाता है? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जेक्टिव्स से प्रॉपर्ली कंपेयर किया जाता है और ये जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं ये म्यूचुअली जूनियर्स और सीनियर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं। यानी कि कंसल्टेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और इस कंसल्टेशन की प्रोसेस में सीनियर्स और जूनियर्स एक साथ बैठते हैं और वो खुद बैठकर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उसके बेसिस पर एक कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं वो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, वो एक तरीके से कमिटमेंट और सेल्फ कंट्रोल के बेस की तरह वर्कआउट करते हैं और अब जो इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रहती है वो इनके द्वारा ही सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर इवैल्यूएट की जाती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट वन, फोर्थ वन, एंड दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का? MOU like MBO is based on the novel idea of commitment. MOU is an agreement between the enterprise and the controlling authority where the parties to the MOU express their commitments and responsibilities. Though this concept is generally used in PSUs, it can be very effectively used in the private sector too. यानी कि जब हम MOU की बात करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो ये भी एक तरीके से MBO की तरह ही कमिटमेंट के नोवल आइडिया पर बेस्ड है। जैसा कि MBO के अंदर कमिटमेंट एक बेस की तरह काम कर रहा था, इसी तरीके से MOU में भी कमिटमेंट का जो नोवल आइडिया है वो एक बेस की तरह काम करता है। एक तरीके से MOU एंटरप्राइज और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहां जो पार्टीज हैं MOU की वो अपने प्रॉपर कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्रेस करती हैं। वो डिफाइन करती हैं कि दे आर कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एक्टिविटीज विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू देम बाय द एंटरप्राइज, और फिर वो उनके लिए परफॉर्मेंस का एक बेस बन जाता है और उसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि PSUs में मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक MNC है, तो वो अपनी खुद की सब्सिडीज के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर सकती है। होता क्या है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो MOUs के द्वारा सेट किए गए कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में एवेल्युएट की जाती है। यानी कि जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है MOU के थ्रू, उस MOU के एग्रीमेंट में कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। तो जो कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं वो एक स्टैंडर्ड बन जाती हैं और इससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हुए परफॉर्मेंस को
करेक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस उसके बाद फॉलो की जाती है। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टेक्निक्स अंडर इट। थैंक यू।